हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 4 के अभी तक में टोटल 2 लेक्चर लिए। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने जो हमारे स्ट्रेटेजी थी मैट्रिक्स सारे के सारे ये वाला पोर्शन स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस ये सारे के सारे कंप्लीट किए थे। उसके अंदर हमने सबसे पहले एडीएल एनसॉप मैट्रिक्स देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने एडीएल मैट्रिक्स देखा था। उसके बाद हमने बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स देखा था और लास्ट में हमने जीई मैट्रिक्स देखा था। इसके बाद जीई मैट्रिक्स के बाद हमने है ना सेकंड लेक्चर लिया था जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर भी हमने एक पूरा डायग्राम बनाया था ऐसे कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर हमने ये इंटरनल का पूरा पोर्शन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी बारी थी एक्सटर्नल का पोर्शन स्टार्ट करने की। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? एक्सटर्नल प्लस टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, ये दोनों हम कंप्लीट कर डाले ताकि क्या होगा, एक्सटर्नल टर्न अराउंड कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर 4 हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे एक्सपांशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। देखो एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी उसके अंदर सबसे पहले मर्जर और एक्विजिशन, और मर्जर के 4 पार्ट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कांग्लोमेरेट। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर हम पढ़ेंगे भाई मर्जर क्या होता है, हमारा मर्जर क्या होता है और हमारा एक्विजिशन क्या होता है। तो एक्विजिशन और मर्जर विद इन एग्जिस्टिंग कंसर्न इज एन इंस्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग द एक्सपांशन। ये एक इसका है ना लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपांशन का। क्या अचीव करना है इन दोनों स्ट्रेटेजी से? अचीविंग द एक्सपांशन। इट इज एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग प्रोपोर्शन इन द सेंस दैट इज, रहने दो अपने डायरेक्ट है ना मर्जर और एक्विजिशन की डेफिनेशन देखते। Merger and acquisition in simple word are defined as a process of a combining a two or more organization together. मर्जर और एक्विजिशन मुझे सिंपल शब्दों में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, दो या उससे ज्यादा की ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रही है, ठीक है। मर्जर में थोड़ा मीनिंग उसका चेंज हो जाता है, एक्विजिशन में थोड़ा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। देखो, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स बट द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट इन द बोथ द केस। देखो इन दोनों टर्म में है ना थिन लाइन का डिफरेंस है। अभी लाइन क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन का डिफरेंस है, बट इसकी जो इम्पैक्ट है ना, ये इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। द थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, छोटा सा डिफरेंस है दोनों टर्म्स के बीच में, बट जो इसका इम्पैक्ट है कॉम्बिनेशन का वो कंप्लीटली डिफरेंट है दोनों ही केसेस के अंदर। Some organization prefer to grow through a merger. Merger is a process. अब merger की डेफिनेशन आ रही है, प्रॉपर डेफिनेशन। अगर merger के बारे में कुछ भी पूछे ये डेफिनेशन लिखोगे अच्छा रहेगा। Merger is a process when a two or more companies came together to expand their business operation. ठीक है, merger क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां कम टूगेदर मतलब कि पास में आती है और एक्सपांड करती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को। इन सच अ केस टू डील गेट फाइनलाइज ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स। देखो यहाँ पे डील कैसे फाइनलाइज होती है? ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर द प्रॉफिट्स इन द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जब दोनों फर्म साथ में आएगी और मर्जर करेगी तो क्या होगा, सबसे पहले होगा कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा कौन सा, बहुत लेटेस्ट एग्जांपल ये कि जब मर्जर होगा ना तब दोनों कंपनियां साथ में आएगी, साथ में आके एक नई एंटिटी क्रिएट करेगी। और ये एंटिटी कैसे क्रिएट होगी? फ्रेंडली टर्म्स के अंदर, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपना अपना प्रॉफिट शेयर करेगी। इन मर्जर टू ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन two organizations combine to increase their strength and financial gain along with breaking of the trade barriers, ठीक है। मर्जर के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है, कंबाइन क्या करेगी? इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ करेगी, फिनेंशियल गोल करेंगे। देखो
एक एंटिटी अलग होकर 100 करोड़ का प्रोडक्शन कर रही थी, दूसरी एंटिटी अलग होकर 100 करोड़ का प्रोडक्शन कर रही थी। अब दोनों मिल जाएगी तो क्या फिनेंशियल अरे उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यस। स्ट्रेंथ उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, यस। दोनों के फाइनेंशियल गेन अलग अलग थे, अब मर्ज हो जाएंगे तो फाइनेंशियल गेन भी ओवरऑल इंक्रीज होगा, यस। अलॉन्ग विद ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर्स, हो सकता है कि हम इंटरनेशनल मर्जर करें जिससे हमारा जो ट्रेड बैरियर हो वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब मर्जर का है ना एक एग्जांपल है अपना वीआई, वोडाफोन आइडिया। पहले वोडाफोन पूरी की पूरी अलग कंपनी थी एंड आइडिया पूरी की पूरी अलग कंपनी थी, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मर्जर किया और बन गई है वोडाफोन आइडिया, ठीक है। तो देखो पहले वोडाफोन एक डिफरेंट एंटिटी थी, ये भी एक डिफरेंट एंटिटी है, और वीआई अब क्या बन गया, वीआई एक न्यू वेंचर बन गया, एक न्यू एंटिटी बन गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कि इसका भी वजूद मिट गया, इसका भी वजूद मिट गया, ये नया वजूद आ गया। इसके अंदर क्या शेयर होल्डर वही सेम के सेम है, यस। क्या इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही है, यस। तो ये क्या है, ये पूरा फ्रेंडली टर्म्स पे हुआ पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाँ वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वही शेयर होल्डर है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मर्जर कैसे हुआ, फ्रेंडली टर्म्स के ऊपर। तो मर्जर के बारे में फिर से पूरा पढ़ते हैं। Process when two or more companies come together to expand their business operation. Two or more companies come together to expand their business operation. In such case, deal gets finalized on a friendly terms, and both the organizations share the profits in the newly created entity. उसके बाद क्या है, हाँ, merger two organization combine to increase their strength. increase होगा, इससे उनका increase होगा strength, financial goal increase होगा their strength and financial goal along with breaking of the trade barriers, ठीक है। अब ये हम बात करेंगे एक्विजिशन की। तो व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल इट्स बिजनेस ऑपरेशन, one organization take over the other organization and take over all its business operation, it is known as a acquisition। बोल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टेक ओवर कर लिया पूरी की पूरी एक अदर ऑर्गेनाइजेशन को और कंट्रोल कर रहा है उसको, उसके ऑपरेशन को, इट इज नोन एज ए एक्विजिशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है ना तो हमारे पास है 2022-23 के आसपास एक न्यूज आई थी कि अदानी ग्रुप ने है ना पूरा का पूरा जो एनडीटीवी था ना, एनडीटीवी के 50% प्लस शेयर को एक्वायर कर लिया था, ऐसा कुछ था। 60 या 70% अब उन्होंने पूरा का पूरा है ना एक्वायर कर लिया था। तो ये पूरा का पूरा एक्विजिशन है। अदानी ने है ना एनडीटीवी के शेयर डायरेक्टली नहीं खरीदे थे, इनडायरेक्टली खरीदे थे अलग अलग जगह के, मतलब कि एनडीटीवी में जिसने भी इन्वेस्ट किया था ना उन इन्वेस्टर को इसने परचेस कर लिया था ताकि इसका है ना इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पे बना था एनडीटीवी के ऊपर। तो ये एक्विजिशन का फॉर्म है। उसके अलावा एक्विजिशन की बात करें तो एक एग्जांपल एक्विजिशन का, आपने माइक्रोसॉफ्ट का तो एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया 2021 या 22 की बात है, टाटा ग्रुप ने पूरा का पूरा एयर इंडिया परचेस कर लिया था। तो ये क्या है, ये एक्विजिशन है। देखो इसमें क्या होता है, टाटा ग्रुप जब एयर इंडिया परचेस करेगा या फिर हमारे अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को एक्विजिशन किया तो उसके पास अथॉरिटी क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर सकती है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो जाएगा तो क्या डायरेक्टली बेनिफिट एयर इंडिया टाटा ग्रुप से ले सकता है या एनडीटीवी अदानी को दे सकता है, यस। तो दैट आर फॉर्म ऑफ द एक्विजिशन। मर्जर का एक और मस्त एग्जांपल मुझे याद आया, अपना रिलायंस इंडस्ट्री प्लस डिज्नी स्टार इंडिया। रिलायंस और डिज्नी स्टार इंडिया की पार्टनरशिप है वर्ल्ड डिज्नी की, तो दैट आर फॉर्म ऑफ मर्जर। वो एक मर्जर है, उन दोनों के बीच में एक अलायंस मतलब कि एक मर्जर की तरह काम हो रहा है कि रिलायंस और डिज्नी टीवी ने मर्जर कर लिया कि रिलायंस का जियो का सिम कार्ड जिसके पास होगा उसको हॉटस्टार का या फिर डिज्नी टीवी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ठीक है। तो देखो वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशन। जैसे कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के ऊपर अपना एक्विजिशन किया जिसकी वजह से वो एयर इंडिया की हर एक चीज को कंट्रोल कर पा रहा था, इट इज नोन एज एक्विजिशन। इन एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर द वीकर वन, ठीक है। देखो एयर इंडिया उस टाइम पे लॉसेस पे चल रहा था और टाटा अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग था तो उसने उसको कवर कर लिया,
एक्विजिशन ऑफन हैपन ड्यूरिंग द रिसेशन इन इकोनॉमी और ड्यूरिंग अ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन। जब जब रिसेशन आता है इकोनॉमी में या तो फिर डिक्लाइन हो जाता है प्रॉफिट मार्जिन, तब तब एक्विजिशन होता है। इन दिस प्रोसेस द स्ट्रॉन्गर वन ओवर पावर द वीकर वन। इस प्रोसेस में स्ट्रॉन्गर वन ओवर पावर करता है वीकर वन को। कंबाइंड ऑपरेशन देन रन अंडर द नेम ऑफ द पावरफुल एंटिटी। ठीक है, पूरा का पूरा रन किसके अंदर होगा? पावरफुल एंटिटी के अंदर। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड ऑपरेशन देन रन अंडर द नेम ऑफ द पावरफुल एंटिटी। जिसने एक्विजिशन किया होगा या जिसने वो एंटिटी को परचेस किया होगा उसके नेम के अंडर ही पूरा का पूरा चलेगा। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे टाटा ग्रुप ने, है ना, टाटा ग्रुप के अंदर मल्टीपल बिजनेस है जिसके डिफरेंट नेम है, उसमें से एक है एयर इंडिया। ठीक है, अब एयर इंडिया भले ही उसका ब्रांड नेम चला रहा है, ठीक है, बट वो टाटा ग्रुप के अंदर पे ही है। मॉड्यूल क्या कहना चाहती है कि अगर टाटा ग्रुप है ना, तो टाटा ग्रुप ही पूरा का पूरा ये एयर इंडिया का नाम चेंज करके टाटा एयरलाइंस कर सकता है। ठीक है, वो कर सकता है, बट ब्रांड नेम की भी कुछ वैल्यू होती है। तो इन द रिसेंट टाइम ब्रांड नेम की वैल्यू होती है, तो जनरली लोग ब्रांड नेम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, हमने बात की कि जो हमारा मर्जर होता है ना, मर्जर होता है फ्रेंडली टर्म्स पे, जबकि हमने बात की यहाँ पे, है ना, एक पावरफुल एंटिटी दूसरी एंटिटी को ऑब्जर्व कर लेती है या फिर अपने ही ब्रांड नेम के अंदर उसको रन करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ चेंज कर देती है। तो यहाँ पे ये कैसी टर्म्स हुई? ये अनफ्रेंडली टर्म्स हुई। डील इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ्टन डन इन अनफ्रेंडली मैनर। ठीक है, इट इज अ मोर और लेस फोर्स्ड एसोसिएशन। ये पूरा का पूरा एक फोर्स एसोसिएशन होता है वेयर द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी दैट इज द वीकर पोजीशन एंड इट फोर्स टू सेल इट्स एंटिटी। ठीक है, अगर मेरे पास ताकत है तो मैं ये सब कर सकता हूं। ठीक है, हमने क्या एग्जांपल दिया था? टाटा ग्रुप, एयर इंडिया, देन एचडीएफसी बैंक, नहीं एचडीएफसी बैंक का तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट और एक्टिविजन ब्लिजर्ड समथिंग ऐसा कुछ एक था। एक अदानी ग्रुप और एनडीटीवी का एक्विजिशन हुआ है। ठीक है, तो देन तो एक्विजिशन की बात कर लेते। वन ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे मर्ज हो रही थी, मतलब कि वहां पे साथ में आ रही थी, वीआई साथ में आ रहा था। यहाँ पे टाटा ग्रुप के अंडर में एयर इंडिया चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओनर है, यहाँ पे बोथ ओनर है। ठीक है, याद रखना ये चीजें। डिफरेंस पूछे तो ये दोनों पैराग्राफ पूरे के पूरे लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखते हो आपके ऊपर है। वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशन, इट इज नोन एज अ एक्विजिशन। वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर द वीकर वन। जो, ठीक है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी वो वीकर वन को अपने अंडर ले लेगी, ओवर पावर करेगी वीकर वन को। एक्विजिशन कब होता है? जब रिसेशन चल रही इकोनॉमी में। मतलब कि समझो मेरी जैसी 3-4 कंपनियां हैं, ठीक है, मैं रिलायंस हूं, मेरा, है ना, मेगा रिलायंस हूं, रिलायंस का ऑयल का बिजनेस है। ठीक है, अब मैं ऑयल के बिजनेस की बात करता हूं। राइट नाउ रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन में अगर कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उसको सेल करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले रिलायंस उसको, है ना, एक्वायर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि रिलायंस को मर्जर की जरूरत नहीं। रिलायंस क्या करेगा? जैसे कि जो भी पेट्रोल पंप्स है, जो भी दूसरी 2-3 ब्रांड है, उसको वो एक्वायर करने की कोशिश करेगा। राइट नाउ इज द रिसेशन इन इकोनॉमी। ठीक है, कि पेट्रोल की वजह से ना सब लोग, है ना, आगे पीछे हो रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो रिसेशन इन इकोनॉमी हो तब क्या मेरे जैसा ओवर पावर एंटिटी क्या करेगा? जो लोअर एंटिटी उसको बाय करने की कोशिश करेगा। यस, अगर मेरी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम है और मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं इसको बेच के निकल जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी उसको मैं बेच के निकल जाऊंगा। यस, मैं उसको बेच के निकल जाऊंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन दिस प्रोसेस स्ट्रॉन्गर वन ओवर पावर द वीकर वन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो वीकर वन को ऑब्जर्व कर लेता है। कहां पे थे अपने? हाँ, कंबाइंड ऑपरेशन देन रन अंडर द नेम ऑफ द पावरफुल एंटिटी। जो भी कंबाइंड ऑपरेशन होते हैं वो किसके नाम पे, किसके नाम के अंडर रन होंगे? जो भी पावरफुल एंटिटी होगी उसके नाम पे। अ डील इन केस अनफ्रेंडली मैनर। ठीक है, एंड लास्ट मोर और लेस forced association where its powerful organization acquire the operation of the company that weaker position and forced to sell it. ठीक है, लास्ट लाइन
नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिपीटेटिव ही है कि, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मर्जर और एक्विजिशन की बातें। अब टाइप्स ऑफ मर्जर, टोटल चार टाइप के मर्जर है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरी, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। तो चारों मर्जर एक एक करके दिखते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एंगेज इन द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमने पहले भी बोला था, ये जो हमारे एक्सेल शीट के अंदर, ये आपने मैथ्स में पढ़ते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग, हॉरिजॉन्टल से क्या पता चलता है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब कि ये सेम इंडस्ट्री और सेम प्रोडक्ट के बिजनेस होंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। यहाँ पे ए लिमिटेड, अगर ये टॉय इंडस्ट्री है तो ए बी सी लिमिटेड तीन कंपनियां है, तो ये क्या तीनों एक ही इंडस्ट्री में डील कर रही है, यस। एक ही सेगमेंट को डील कर रही है, यस। तो ये अगर यहाँ पे कोई भी मर्जर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर। अगर ए और बी लिमिटेड यहाँ पे मर्जर करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्स एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री, इट इज अ मर्जर विद द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। पहले ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मर्जर नहीं किया था, तो दोनों क्या थे, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स थे, क्योंकि टॉय सेगमेंट में टॉय सेगमेंट के अंदर ये लोग डील कर रहे थे। बट इन लोगों ने मर्जर कर लिया, मतलब कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ने मर्जर कर लिया, इट इज अ मर्जर विद द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्जर इज अचीव इकोनॉमिक स्केल, ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय शेडिंग अ डुप्लीकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इतना सब याद नहीं करने की जरूरत है, अपने इतना ही याद करें, अचीव अ इकोनॉमिक स्केल, ओके। हमें यहाँ पे क्या करना है, इकोनॉमिक स्केल। सी लिमिटेड अकेला पूरी इंडस्ट्री के अंदर 300 करोड़ के है ना टॉयस बनाता है, जबकि ए और बी इंडिविजुअली 160 करोड़ 160 करोड़ का स्टेक लेके बैठे। या फिर ऐसे बोलो, सी लिमिटेड पूरी इंडस्ट्री का 41 या 49% स्टेक लेके बैठे हैं, जबकि ए और बी कंबाइनली 51% लेके बैठे। तो ये जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या ये सी को ओवर पावर कर देगी, ये सी को ओवर पावर कर देगी। और ओवर पावर करने के लिए क्या चाहिए, अचीव ऑफ इकोनॉमिक स्केल, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जब दो फॉर्म आएगी तो आपका वर्किंग कैपिटल जो लगा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यस। फिक्स सेट का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, तो ठीक है, ये दो तीन चीजें देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रूक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड थ्रू द मर्जर ऑफ अ लिप्टन इंडिया एंड ब्रूक बॉन्ड, ठीक है। ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया दोनों ने अपना मर्जर किया था, ठीक है। अपना अपना ये ब्रूक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड, मतलब कि पहले था लिप्टन इंडिया एंड ब्रूक बॉन्ड, ये दोनों किस में डील कर रहे थे, ये दोनों डील कर रहे थे टीस के अंदर, टी के बिजनेस के अंदर डील कर रहे थे। नेचुरल टी के अंदर ये दोनों है ना अपना बना रहे थे। बट इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मर्जर कर दिया। क्या दोनों नेचुरल टी या टी के अंदर बिजनेस कर, यस, दोनों टी के अंदर बिजनेस कर रहे थे। दोनों चाय बना रहे थे, चाय के अंदर बिजनेस कर रहे थे, चाय पत्ती अपने बोलते, और इन दोनों ने मर्जर किया, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर। एक एग्जांपल याद रखना, लेटेस्ट एग्जांपल, पुराना एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मेरी पेन कहाँ गई, अगर ये एग्जांपल नहीं लिखना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, ये तो याद भी रहेगा। पीवीआर ने और 2023 में पीवीआर इंडिया एंड आइनॉक्स, आइनॉक्स का पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है क्या है, पर पीवीआर इंडिया नहीं, पीवीआर लिमिटेड है, सॉरी। हाँ, पीवीआर और आइनॉक्स ने अपना है ना मर्जर कर दिया था, पीवीआर प्लस आइनॉक्स, आइनॉक्स ही बोलते हैं ना, हाँ यस, आइनॉक्स ही बोलेंगे, आइनॉक्स। इन दोनों ने अपना मर्जर कर दिया, तो ये कौन सा था, पीवीआर सिनेमा इंडस्ट्री में, आइनॉक्स सिनेमा इंडस्ट्री ने, इन दोनों ने मर्जर किया। इन दोनों का मर्जर क्या होगा, इन दोनों का मर्जर होगा हॉरिजॉन्टल मर्जर, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर आप देख लो, ठीक है। ठीक है, जियो के बाद में जियो के साथ बाद में जुड़े, पहले है ना डिज्नी और हॉटस्टार दोनों है ना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे, एंड देन उन दोनों ने अपना मर्जर कर लिया, ठीक है। जियो के साथ जो हुआ वो मर्जर था, बट यहाँ जियो के साथ हुआ वो भी मर्जर है, बट वो क्या हॉरिजॉन्टल मर्जर है, नहीं। जियो सिम कार्ड बेचता है, उससे उसने जियो इंडिया, मतलब कि वो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर आ जाएगा, बट अभी अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टी मोबाइल, ठीक है, बहुत है। तो पीवीआर आइनॉक्स का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। आप है ना, जियो है ना, जियो ने अपना स्ट्रीमिंग सर्विस पहले लॉन्च किया था, जियो टीवी। और जियो टीवी ने मर्जर किया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ। तो यहाँ पे अपना ये भी एग्जांपल आ सकते हैं, जियो प्लस डिज्नी एंड हॉटस्टार का मर्जर। ठीक है, देखो, स्ट्रीमिंग सर्विस, जियो स्ट्रीमिंग सर्विस, जियो सिम कार्ड से नहीं था उसका लॉन्चिंग, जियो टीवी के साथ था मर्जर। तो जो जियो टीवी है हमारा, वो क्या है, जियो टीवी हमारा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, डिज्नी हॉटस्टार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये हुआ अपना हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है, अब बात करेंगे वर्टिकल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर पढ़ लिया, वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल बात की थी कि ऐसे होता है, ऊपर या नीचे हम मर्जर करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड मर्जर कर सकते हैं या फॉरवर्ड मर्जर कर सकते हैं, याद है ऐसा कुछ कुछ कि हॉरिजॉन्टल यहां पे अपने खड़े हैं, अब मैं इसमें आगे जाऊं या इसमें पीछे जाऊं। ठीक है, इसमें मैं या आगे जाऊंगा तो फॉरवर्ड मर्जर होगा, अगर पीछे आऊंगा तो बैकवर्ड मर्जर होगा। ठीक है, याद है हमने ये कहां पे पढ़ा था, ये वाला पोर्शन कहाँ, ये वाला वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हमने पढ़ा था भाई, हम प्रोसेस लाइन में आगे भी जा सकते हैं, प्रोसेस लाइन में पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मर्जर, मर्जर हम कर सकते हैं प्रोसेस लाइन में आगे जाना या पीछे जाना। हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे कि हम नया चीज खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम मर्जर की बात करेंगे, हम एक कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, vertically merger, it is a merger of a two organization that are operating in the same industry but at the different stage of production or distribution system। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट कर रही है सेम इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन लेकिन सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, लेकिन उनका स्टेज कौन सा है, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंट है। ऑफ्टन लीड्स टू इंक्रीज द सिनर्जी, इससे हमें इंक्रीज मिलती है सिनर्जी विद द मर्जिंग फॉर्म। If an organization takes over its supplier and raw material, producer of raw material, then it leads to backward integration। अगर हम मर्जर करते हैं, यहाँ पे टेक ओवर लिखा है, गलत है, टेक्स ओवर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, टेक ओवर का मतलब होता है एक्विजिशन, हम यहाँ पे मर्जर की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है गलत है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, if an organization takes over its supplier or producer of a raw material, then it leads to a backward integration। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने इंटीग्रेशन का ही वर्ड यूज किया। ऑन द अदर हैंड, forward integration happens when the organization decides to take over its buyer organization or a distribution channel। Vertical result in many operating and financial economy, vertical merger help to create an advantageous position by restricting the supplier of inputs of the other player or by providing the inputs at a higher costs। क्या बोल रहा है मैं बता देता हूँ सीधा सीधा। आप मर्जर कैसे कर सकते हो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जो वहां पे लिखा है वही, ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर इट्स सप्लायर और प्रोड्यूसर ऑफ अ रॉ मटेरियल, देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मींस हैपेंस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू टेक ओवर इट्स बायर ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब कि आगे की प्रोसेस में हम आगे चले जाए। अगर हम वर्टिकल मर्जर करते हैं तो क्या करता है, हेल्प टू क्रिएट एन एडवांटेजेस पोजीशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लायर ऑफ इनपुट्स टू अदर प्लेयर्स और बाय प्रोवाइडिंग द इनपुट्स एट अ हायर कॉस्ट। ठीक है, मैंने है ना मर्जर किया किसी कंपनी के साथ, अब इस मर्जर से मैं क्या बोलता हूं, भाई अपने मर्जर करते हैं, मेरा जो प्रॉफिट होगा ना उसमें 10% मैं तेरे को हिस्सा दूंगा, बट रिजल्ट ये है कि जो मेरा रॉ मटेरियल तू मुझे देगा ना, वो मुझे तू 20% लेस भाव में देगा। ठीक है, ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट बोलो या एज अ मर्जर बोलो। ठीक है, मर्जर और कुछ ठीक है, तो ऐसा एक हमने मर्जर किया। या फिर एक एंटिटी ऐसी थी, मेरे जैसी एंटिटी थी, रिलायंस इंडस्ट्री की, रिलायंस इंडस्ट्री की बात नहीं कर सकते, किसी और इंडस्ट्री, एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा है, बट अब समझो कि मैं मर्जर कर रहा हूं अपने रॉ मटेरियल अपने सप्लायर के साथ। तो जब मेरा और मेरा सप्लायर हम दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो क्या बाहर जो प्रोडक्ट किसी और सप्लायर से वो लोग, मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो रॉ मटेरियल परचेस करेगा 35-40 रुपीज में, वो मुझे इन हाउस प्रोडक्शन में कितना पड़ेगा, 20-25 रुपीज में। ठीक है, अगर समझे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा सीधा समझो, अगर हम जहां पे भी हम मर्जर करेंगे वहां पे हमारा प्रॉफिट होगा इन द एंड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स, तो वर्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने जोमेटो, जो हमारा जोमेटो है ना, जोमेटो उसने हाइपर प्योर के साथ,
हाइपर प्योर के साथ मर्जर किया है। तो जोमेटो क्या है? जोमेटो एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जबकि हाइपर प्योर क्या है? हाइपर प्योर है ना, रॉ मटेरियल देता है रेस्टोरेंट्स को। तो अब मैंने क्या किया, जोमेटो ने क्या किया कि एक अच्छी क्वालिटी का खाना मिले हर किसी को। तो उसने क्या किया, उसने हाइपर प्योर के साथ है ना अग्रीमेंट किया या मर्जर किया। हाइपर प्योर और जोमेटो ने मर्जर किया। उसमें क्या बोला, जोमेटो में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जिसके अंदर हाइपर प्योर से अपना खाना जाएगा या फिर अपना रॉ मटेरियल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो मर्जर, जोमेटो एंड हाइपर प्योर। को जनरिक, तो ये एक एग्जांपल है। यू कैन गो गूगल, यू हैव मल्टीपल एग्जांपल इन द ऑनलाइन। ऑनलाइन से आपको मल्टीपल एग्जांपल मिल जाएगा, वहां से आप ढूंढ लेना। को जेनरिक मर्जर, को जेनरिक मर्जर, टू और मोर merging organization are associated in some way or other related to a production process। हमने एक बात की थी कि मैं मैन क्लोथ्स के अंदर वर्क कर रहा हूं। अब मैं मैन क्लोथ्स के अंदर वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं जब भी मैन क्लोथ्स के अंदर वर्क कर रहा हूं, बट मैन को क्या क्लोथ्स चाहिए? नहीं, मैन को शूज भी चाहिए पहनने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैन क्लोथ्स के अंदर वर्क कर रहा था और मैंने एक्वायर कर लिया या मैंने मर्ज कर लिया किसी और कंपनी के साथ जो शूज बनाती है। दोनों चीजें मेरी दुकान पे अवेलेबल है, क्लोथ भी और शूज भी। अब क्या होगा, जो भी बंदा क्लोथ लेने आया है वो क्या शूज खरीदेगा? यस ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली हम लोग जनरली यही करते हैं कि हम जैसे हमने कपड़े खरीदे हो उसके हिसाब से हम शूज पहनते हैं, ठीक है। तो वो वहीं से ही खरीद लेगा। यस, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि जो टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएट इन सम वे मतलब कि हम कैसे, किस इंडस्ट्री से, हम लोग ने इंडस्ट्री हमारी क्या होगी, मैन इंडस्ट्री। मैन इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल चीजें आती है, उसके अंदर क्लोथिंग और शूज आते हैं। यस, और द अदर रिलेटेड, क्या शूज और क्लोथिंग इंडस्ट्री पूरी अलग है? यस, पूरी अलग है। बट ये क्या मेन इंडस्ट्री को पॉइंट आउट करती है? यस। तो ये क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का मर्जर हुआ, ठीक है। यहाँ पे अपने एग्जांपल दीजिए, इन ऑर्गेनाइजेशन दैट white good category such as a refrigerator can diversify by merging with another organization having a business in kitchen appliance। ठीक है, व्हाइट गुड्स का मतलब होता है अपने फ्रीज रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसको व्हाइट गुड्स कैटेगरी बोला जाता है। अब ये व्हाइट गुड्स कैटेगरी जनरली कहां पे काम आती है? ये जनरली काम में आती है किचन अप्लायंसेस के अंदर, किचन के अंदर ये जाती है। तो क्या बोल रहा है कि व्हाइट गुड्स अपना मर्जर कर रहे हैं किसी भी किचन अप्लायंस के अंदर। छुरी बाद में किचन अप्लायंस में क्या आता है, प्रेस्टीज के साथ वो अपना मर्जर कर सकता है। अगर टाटा ग्रुप के पास है उनका वाइट गुड कैपेसिटी का वो लोग फ्रिज और वो सब बनाते हैं। अब उसकी कंपनी का नाम तो ये याद नहीं है, बट टाटा ग्रुप ये फ्रिज व्रिज सब बनाती है। अगर वो मर्जर करता है इसके साथ प्रेस्टीज के साथ, तो क्या प्रेस्टीज किचन अप्लायंस देती है? यस। रेफ्रिजरेटर यूज कहाँ होता है? किचन में। तो ये दोनों मर्ज कर सकते हैं? यस, ये दोनों मर्ज कर सकते हैं। ऐसे मर्जर को क्या बोलते हैं? को जेनरिक मर्जर। बिजनेस मार्केट बेसिस रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मर्जर इंक्लूड्स the extension of the product line or the acquiring the components that are required in the daily operation। ठीक है, बहुत है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब ही क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब है भाई जिस बिजनेस में हूं ना उससे पूरा डिफरेंट बिजनेस, मतलब कि वो ना ही को जेनरिक बन सकता है, ना ही हॉरिजॉन्टल, ना ही वर्टिकल। मतलब कि मैं आज क्लोथिंग के बिजनेस में हूं, अब मैं चाहता हूं मैं रेफ्रिजरेटर का बिजनेस करूं, मैं फ्रिज बनाऊं, तो क्या ये दोनों वर्टिकली आते हैं? नहीं आते। हॉरिजॉन्टली आते हैं? नहीं आते। को जेनरिक कैसे भाई? एक मैन मैन क्लोथिंग या वुमन क्लोथिंग कहां से और फ्रीज वाले बिजनेस के साथ ज्वाइन करेगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? डाइवर्सिफाई बिजनेस है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर आर कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, नो लिंकेज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन एंड टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। ठीक है, जिस चीज से मैं क्लोथ बना रहा हूं क्या उसी मशीनरी का यूज करके मैं फ्रिज बना सकता हूं? नहीं। जो मेरे, हाँ हो सकता है यहाँ पे लिखा है भाई विद नो लिंकेज विद द कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन। हो सकता है कि कस्टमर ग्रुप का लिंकेज हो जाए, क्योंकि समझो अगर मैं वुमन या मैन के क्लोथ्स बना रहा हूं तो क्या वो फ्रिज बाय कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। बट उसके चांसेस क्या है कि दोनों जगह कस्टमर ग्रुप सेम रहे, उसके चांसेस लो है, क्योंकि एक कस्टमर जो होता है उसको पता है भाई मुझे अगर लेना है तो मैं ये टाटा का फ्रिज लूंगा या फिर कोई अदर ब्रांड का लूंगा। अदर ब्रांड में कौन था टाटा के अलावा? आई लव दैट ब्रांड, मैं नाम भूल गया ब्रांड का, गिव मी अ सेकंड। हा,
हाँ, गोदरेज, गोदरेज, गोदरेज। तो काफी सारे बायर्स का पर्सपेक्टिव हमेशा से होता है, या तो वो गोदरेज का फ्रिज खरीदेगा या तो फिर वो इसका फ्रिज खरीदेगा, टाटा का। ठीक है, तो क्या मेरी नई कंपनी आएगी तो क्या वो कस्टमर ग्रुप सेम रहेगा? नहीं रहेगा। कस्टमर का फंक्शन सेम रहेगा? नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी दोनों जगह अलग अलग यूज होने वाली है। नो इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, हाउएवर इन प्रैक्टिस देयर इज अ सम डिग्री ऑफ ओवरलैप। मैंने पहले ही बता दिया भाई। सेकंड, नो, एक मिनट हो। डन। हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया भाई कि है ना, ओवरलैप हो सकता है, क्योंकि कस्टमर जो है ना, उसकी एक चॉइस नहीं होती है, उसकी मल्टीपल चॉइस होती है। तो सम डिग्री ऑफ ओवरलैप इन वन और मोर ऑफ दिस फैक्टर हो सकता है कि एक, या जैसे कि कस्टमर ग्रुप की बात की। ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है। मतलब कि तीन तीन लाइन भी लिखोगे ना हर किसी के बारे में, इम्पोर्ट बहुत है। अरे यार, इसको क्या हो रहा है? ठीक है, तीन तीन लाइन भी आप लिखोगे ना, बहुत है। 77% चार्जिंग है ना, हटा देता हूं उसको चार्जिंग से ही। ठीक है, तीन तीन लाइन भी लिखोगे ना हर जगह से, बहुत है। थ्री लाइन यहां से ले ली, 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 इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली क्या होगा, एक केस स्टडी देगा। केस स्टडी से आपको पहले पहचानना है ये चीज मर्जर है। फिर मर्जर के अंदर कौन सा मर्जर है वो पहचानना है आप। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट 99% नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर को या फिर कॉन्ग्लोमेरेट के ये वाला पोर्शन डाइवर्सिफिकेशन वाला, इन दोनों को आप इंटर रिलेट कर ही नहीं पाओगे। तो जनरली वो मर्जर पूछेगा तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या तो फिर कोजेनरिक में से पूछ सकता है। ठीक है, तो दैट इज टेस्ट ऑफ रियल नॉलेज। केस स्टडी दी होगी, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मर्जर। जैसे ही मर्जर आइडेंटिफाई करोगे, एक मार्क्स नहीं, हाँ, मर्जर आइडेंटिफाई करोगे एक मार्क्स। ठीक है, फिर कौन सा मर्जर है, या तो फिर हो सकता है मर्जर आइडेंटिफाई ना करो, डायरेक्ट कौन सा मर्जर आपने आइडेंटिफाई किया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कौन सा मर्जर है। मर्जर आइडेंटिफाई करने का एक मार्क्स, टाइप ऑफ मर्जर का एक मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स। 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन पार्ट के, ये जो अपना बुक में लिखा है उसका 3 मार्क्स। 2 मार्क्स आप 1 मार्क्स आप पकड़ के चलो इसका, आपने कोई एग्जांपल दे दिया या आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। केस स्टडी का आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसका 1 मार्क्स होगा। हो गए 5 मार्क्स, इजी। जनरली यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मैं बताऊं कितना होगा। अगर ये आपकी आंसर शीट है ना, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, और इसके होते हैं 5 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले लिखो टाइप ऑफ मर्जर, फिर लिखो कंटेंट कि जो मर्जर है उसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या जाता है विद द एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान लिखो कंक्लूजन, आपने क्या कंक्लूजन लिया है ऑफ द केस स्टडी। देन 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, तो 3 और 1 4 और 1 5 मार्क्स हो गए। ठीक है, मैक्सिमम फुल पेज अगर आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है, मैक्सिमम फुल पेज या तो फिर हाफ पेज अगर आपकी राइटिंग बहुत कम है। हाफ मतलब कि 75% एक पेज का आंसर लेगा। 75%, एक पेज का 75% आप ले लो ना, उतना ही आंसर होता है एसएम के अंदर, उससे ज्यादा का आंसर आपका नहीं होगा ऑल क्वेश्चन के अंदर। ऑडिट के अंदर है ना, समटाइम्स क्या होता है ऑडिट के अंदर, तीन चार चीजें है ना कनेक्ट करके लिखनी पड़ती है। तो जब आप तीन चार चीजें कनेक्ट करके लिखते हो तो आपको पता नहीं होता है आपको कितना लिखना है, तो आप समटाइम्स क्या ज्यादा ही लिखते हो, रिक्वायरमेंट से ज्यादा लिखते हो, तो क्या होता है 2 पेज हो जाते हैं। 2 पेज भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, 1.5 पेज से ज्यादा कभी नहीं होता है, 2 पेज हो जाते हैं। वैसे ही इसके अंदर 1 पेज मैक्स होगा, एक क्वेश्चन का 1 पेज मैक्स होगा। अगर आपके ज्यादा बड़े अक्षर है वो बात 2 नंबर की, बट एक क्वेश्चन 1 पेज मैक्स। ठीक है, वो ड्राइंग आ गई तो दूसरे पेज पे चले जाओ, वरना ठीक है। मर्जर और एक्विजिशन में हमने मर्जर के टाइम समझ लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं भाई, हम लोग एक ही जैसे बिजनेस में डील कर रहे हैं इसलिए हम मर्जर करना चाहते हैं। वर्टिकल, हम प्रोसेस में कहीं मैच कर रहे हैं इसलिए हम मर्जर करना चाहते हैं। कोजेनरिक, कोजेनरिक क्या बोलता है भाई, हम प्रोसेस में या तो फिर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है, बट हम किसी भी एक तरीके से या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में या चॉइस में हम लोग है ना कोजेनरिक बन रहे हैं या एक जैसा प्रोडक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि किचन अप्लायंसेस और व्हाइट गुड्स। कॉन्ग्लोमेरेट
भाई हम इंटर रिलेटेड नहीं है, हमें मर्ज करना है इसलिए हम मर्ज कर रहे हैं। वी आर नॉट नो लिंकेज विद द प्रीवियस प्रोडक्ट और नो लिंकेज विद द कस्टमर ग्रुप कस्टमर फंक्शन, ठीक है। अब हमें बात करनी है ओनली अलायंस की, देन हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अलायंस, छोटा सा अलायंस, फिर टर्न अराउंड एंड डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो एक आधा घंटा और लगेगा हमें। एक्सपांशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अलायंसेस सुनते हो तो क्या याद आता है? अलायंसेस का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टी एक साथ आके बिजनेस कर रही है, सीधी बात है। दो से दो, मर्जर की तरह, मर्जर कैसा है वैसा ही अलायंसेस। बट अलायंसेस में क्या, मर्जर में क्या होता है, मर्जर में है ना दोनों एंटिटी कंबाइन हो जाती है, याद रखना। मर्जर में दोनों एंटिटी कंबाइन हो जाती है, एक हो जाती है, जबकि अलायंस में दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। बस इतना ही डिफरेंस है मर्जर और अलायंस के बीच में। मर्जर एक परमानेंट सॉल्यूशन है या किसी भी तरीका का कंपटीशन रिमूव करने में। देखो कंपटीशन रिमूव तो दोनों में होगा, मर्जर और अलायंस में दोनों में कंपटीशन रिमूव होगा। मर्जर का मतलब क्या है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आप चले गए, जो पहले कॉम्पिटिटर था अब क्या है, जो पहले कॉम्पिटिटर था अब पार्टनर है। अलायंस में भी क्या होगा, जो पहले कॉम्पिटिटर था अब पार्टनर है। बट इन द फ्यूचर मर्जर में क्या आप डीमर्ज कर सकते हो या कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लॉस की रिक्वायरमेंट होती है, हर पार्टनर की मंजूरी चाहिए। बट अलायंस में ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, क्योंकि मर्जर एक परमानेंट अलायंस है, जबकि मर्जर एक परमानेंट क्या बोलते हैं, परमानेंट एंटिटी बन जाती है, जबकि अलायंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। अब कॉन्ट्रैक्ट कभी भी क्या ब्रेक किया जा सकता है, यस कभी भी ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। That strategic alliance is a relationship between two or more business that enable each to achieve certain strategic objective which neither would be able to achieve on its own, ठीक है। अब मर्जर को भूल जाना, मर्जर याद रखना, अलायंस और मर्जर का वहां पे डिफरेंस करना, एग्जाम पे हार्ड ना हो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा बिजनेस के लिए, किस लिए, इनेबल इज टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे अपना है ना इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज करना है। अब मुझे अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज करना है, मुझे अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज करना है, तो क्या मैं ओन कर पाऊंगा? नहीं। ओन क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि उसके लिए फाइनेंशियल ज्यादा लगेगा। क्या मैं किसी के साथ अलायंस कर लूं टेम्पररी, तो क्या मैं अपना इंक्रीज कर सकता हूं इकोनॉमी ऑफ स्केल? यस। तो टेम्पररी अलायंसेस होते हैं। या फिर समझो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मुझे है ना 30 करोड़ का है ना प्रोडक्ट बना के किसी को भेजना है। मेरी इंटरनल कैपेसिटी सिर्फ 18 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने की है, बट मैंने 30 करोड़ का ऑब्जेक्टिव 30 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने प्रोडक्ट मैंने ले लिया है। अब मैं 12 करोड़ के लिए क्या करूंगा, तो मैं 12 करोड़ के लिए है ना एक अदर एंटिटी को हायर करूंगा, अदर एंटिटी से बात करूंगा कि तू मुझको 12 करोड़ का प्रोडक्ट बना के दे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अलायंस। इसको भी अलायंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी अलायंस, परमानेंट अलायंस। तो जो चीज मैं अकेले बैठ के ऑब्जेक्टिव नहीं कर पा रहा था, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मैं 18 करोड़ ही अचीव कर सकता था, बाकी के 12 करोड़ अचीव करने के लिए मैंने क्या बोला, भाई मुझे अलायंस करना पड़ेगा, मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैं अकेले नहीं, मैं अपने आप नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे किसी और की मदद चाहिए, उसके लिए मुझे अलायंस चाहिए। तो अलायंस की स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टू और मोर बिजनेस दैट इनेबल ईच टू अचीव अ सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। इनेबल क्या इनेबल करता है, तो ईच टू अचीव अ सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विच नीदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन, ठीक है। वो अपने दोनों से है ना नहीं हो सकता था। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मेंटेन देयर स्टेटस एज अ इंडिपेंडेंट। मैंने क्या बोला, मर्जर में सब मर्ज हो जाता है, यहाँ पे पार्टनर अपना स्टेटस क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट। भाई इंडिपेंडेंट हूं मैं, मतलब कि मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूं, मुझे उस फर्म को सोच के अपना डिसीजन नहीं लेना है, मैं अपना स्टेटस इंडिपेंडेंट रखता हूं। सेपरेट एंटिटी होती है, मर्जर के अंदर दोनों एंटिटी मर्ज हो जाती है और एक एंटिटी बन जाती है, जबकि यहाँ पे सेपरेट एंटिटी होती है। ये लोग करते हैं शेयर द बेनिफिट्स एंड कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप, मतलब कि इन लोगों ने जो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना, उसके ऊपर ही ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने अलायंस किया है, तो ए और बी लिमिटेड का किस पार्ट पे कंट्रोल रहेगा, जो टेम्पररी अलायंस बनाए ना उसी पार्ट पे कंट्रोल रहेगा, बाकी सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं रहेगा। शेयर करेंगे बेनिफिट, कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप एंड कंटिन्यू टू मेक अ कंट्रीब्यूट टू अलायंस।
until it's terminated, कंटिन्यू करेंगे, make or contribute to its alliance until it's terminated, ठीक है। strategic alliance are often formed to a global market base। give me a second। देखो, कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप, कंटिन्यू टू टेक अ मेक अ कंट्रीब्यूट टू अलायंस अंटिल इज टर्मिनेट, जब तक अलायंस टर्मिनेट नहीं होता है तब तक ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑफ्टन फॉर्म इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस बिटवीन द बिजनेस दैट आर बेस्ड इन द डिफरेंट रीजन इन द डिफरेंट वर्ल्ड। लास्ट लाइन नहीं करेंगे चलेगा। अलायंस के बारे में पूछ लिया, 3 लाइन लिखनी है तो अलायंस के बारे में ये 3 लाइन आप लिख सकते हो। क्या? सबसे पहला डेफिनेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, बोलो मेरे साथ, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर business that enable each to achieve a strategic objective या certain strategic objective which neither would be able to achieve on its own. Partner maintain their status as an independent separate entity, share the benefit, control over the partnership and continue to contribute alliance until is a terminate। ठीक है, यहां से पूछे जाने वाला क्वेश्चन या तो एडवांटेजेस हो सकता है या डिसएडवांटेजेस। स्ट्रेटेजिक अलायंस मैं बोलूंगा मे 26 में पूछना चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, ऐसे है ना, पॉइंटर्स दिख जाए ना, जैसे ये पॉइंटर्स है, याद कर लो पूरा का पूरा, ये यहाँ पे है ना, ये पॉइंटर्स है, याद कर लो, ये है एक्शन प्लान, स्टेज है, याद कर लो, ऐसी चीजें याद कर लेने की, क्योंकि जनरली है ना आईसीआई है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसका आंसर कॉमन हो, जिसके पॉइंटर्स हो गए ना वो ज्यादा पूछता है। ठीक है, डन। तो अभी अपने स्टार्ट करेंगे अपना एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, एडवांटेजेस एंड यहां पे हमारा आ जाएगा डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक मिनट, मेरे को लगता ही कुछ तो हुआ ही। गिव मी अ सेकेंड, स्क्रीन है ना डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मोबाइल हॉटस्पॉट, डेस्कटॉप, ए पावर मिरर, डन, स्क्रीन ओके हो चुकी है। हाँ, तो एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये हमने अलायंस के नीचे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे 2 चीजें हमें पढ़नी है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का सबसे पहला एडवांटेजेस है ऑर्गेनाइजेशनल, ए ऑर्गेनाइजेशनल, बी सी एंड डी, उसके बाद है इकोनॉमिक। ठीक है, देन सी है हमारा स्ट्रेटेजिक, लास्ट होगा हमारा पॉलिटिकल। तो अगर एडवांटेजेस पूछे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो और ये 4 एडवांटेजेस लिखो, 5 मार्क्स हो गए। और अगर केस स्टडी पूछे तो केस स्टडी एक्सप्लेन करो, कंक्लूजन लिखो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस है ना, एक ही है, वो है शेयरिंग। शेयरिंग क्या, कैसे, वो डिसएडवांटेजेस में समझते, बट सबसे पहले 4 एडवांटेजेस से मेरे साथ बोलो, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल।
ठीक है, हर किसी की दो दो लाइन याद रहेगी, बहुत है अपने को। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, help to learn a necessary skill and obtain certain capabilities from a strategic partners। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलायंस हमें क्या प्रोवाइड करता है? अगर मेरा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसी चीज में अच्छा है या उसके पास कोई ऐसी स्किल है या कैपेबिलिटीज है, तो वो क्या मैं लर्न कर सकता हूँ? यस। तो हेल्प टू लर्न नेसेसरी स्किल एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटीज फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, मेरे पार्टनर को कुछ चीजें आती है तो क्या वो मैं सीख सकता हूँ? यस। तो पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सीखना। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलायंस होता है ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए। दो ऑर्गेनाइजेशन जब साथ में आएगी तो क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी थी 150 करोड़ का प्रोडक्शन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी थी 160 करोड़। ये दोनों जब अलायंस क्रिएट करेगी तो क्या ये 150 प्लस 160 मतलब कि ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों की बढ़ जाएगी? यस। तो इनहांस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोवाइड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एक का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है तो अलायंस का बेनिफिट उठा के हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट ले सकते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से देखो, मैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज कर सकता हूं, अपनी सप्लाई चेन को एक्सटेंड कर सकता हूं। एनहांस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैं अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेन होता है, प्रोडक्शन मेन होता है और सप्लाई चेन मेन होता है। तो उसके आगे लिखा दो, एनहांस कर सकते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोवाइड कर सकते हैं एक अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एक्सटेंड कर सकते हैं सप्लाई चेन। स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मैं प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विसेज that complement, thereby creating a synergy. Having a strategic partner who is a well known and respected is also help and add a legitimacy, credibility to a new venture। ठीक है, ये वाला ले लो, strategic partner who is a well known and respected also help to add a legitimacy and credibility to a new venture। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट करो। लास्ट वाला पॉइंट क्या बता? अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऐसा है जो वेल नोन है, मतलब कि आप समझो मैं इंटरनेशनल लेवल पे है ना यूएसए के अंदर अपनी है ना ब्रांच लाइंस करना चाहता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं ना, मैं अपना छोड़ दो, हम बेस्ट एग्जांपल है टाटा एंड स्टारबर्ग। आपका टाटा एंड आपका स्टारबर्ग, क्या जो भी हो, क्या नाम क्या है उसका? स्टार, मैं तो नाम ही भूल गया। स्टार, हाँ स्टारबक्स, बक्स है, बक्स BUCKS। तो टाटा एंड स्टारबक्स, टाटा और स्टारबक्स के बीच में है ना अलायंस है। अब ये अलायंस वर्क कैसे करती है? अब समझो, टाटा ग्रुप क्या वेल नोन है? यस। अब ये ना ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि से देखते हैं, टाटा क्या वेल नोन है? अगर टाटा आपको बोलेगा, टाटा ग्रुप आपको बोलेगा ये चीज खरीदो, ये चीज मेरी, मैं इसको प्रमोट करता हूं, तो क्या 90% इंडियन आंख बंद करके भरोसा करेंगे ये चीज अच्छी है? तो अगर स्टारबक्स ने टाटा के साथ अलायंस किया तो उसको इंडिया में क्या एक वेल नोन पार्टनर मिला? यस। एक रिस्पेक्टेड पार्टनर मिला? यस। तो उसका जो लेजिटिमेसी था और उसका क्रेडिबिलिटी था अपने आप इंक्रीज हो गया न्यू वेंचर का? यस। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल व्यू है। ठीक है, अलायंस के बीच में याद रखना हो ना, तो अपना स्टारबक्स BUCKS प्लस टाटा, इन दोनों के बीच में अलायंस है राइट नाउ। आई थिंक सो टूटा है, नहीं टूटा है अभी तक, तो नहीं टूटा है, काफी सालों से है। इकोनॉमिक, that can be reduction in cost and risk by distributing them across the member of the alliance। देखो अब इकोनॉमी के, इकोनॉमी समझो, इकोनॉमी मतलब कि अब प्रोडक्शन कैपेसिटी आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका कॉस्ट, आपको क्या एक्सपीरियंस कब मिलेगा दूसरे पार्टनर का? यस। एक्सपीरियंस कब मिलेगा? तो कैन बी रिडक्शन इन द कॉस्ट, यस, एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेंबर ऑफ द अलायंस, यस। कल आप एक अकेले बंदे थे, पूरा रिस्क आप लेते थे, अब आज आपके पास कोई एक अलायंस है या आप किसी के साथ अलायंस में आए हैं, तो क्या अब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50 हो जाएगा उस चीज के लिए? यस। जिस चीज के लिए अलायंस बनाया होगा उस चीज के लिए 50-50% हो जाएगा? यस। अगर मैंने किसी ऐसे बंदे से अलायंस बनाया जिससे मेरा कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, तो यस, कॉस्ट रिडक्शन इकोनॉमिकली देखो तो कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस द मेंबर ऑफ द अलायंस। ग्रेटर, अच्छा ओके, इकोनॉमी स्केल ऊपर है ना, जो है ना यहाँ पे, ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात है, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल कैन बी ऑब्टेन इन अलायंस। ठीक है, कि इकोनॉमी के हिसाब से आप ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल ले सकते हो। प्रोडक्शन वॉल्यूम कैन इंक्रीज, कोज द कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन। ठीक है, तो
इकोनॉमी के अंदर लिखो सबसे पहले क्या लिखो, कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द मेंबर ऑफ द अलायंस। ग्रेटर, सेकेंड पॉइंट लिखो, ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल कैन बी ऑब्टेन इन अलायंस, प्रोडक्शन वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज एंड कॉज द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज या डिक्लाइन। ठीक है, बाकी कुछ लिखो ना लिखो चलेगा, ठीक है, बहुत है इतना। स्ट्रेटेजिक, राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ अ कंपीटिंग विथ ईच अदर। अब स्ट्रेटेजी, आपको सबसे ज्यादा मेहनत क्या लगती है? स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे सोचो, मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे सोचो। आपका सबसे ज्यादा टाइम एफर्ट कहां लग रहा है? स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। अगर राइवल्स आपके पास आ जाएंगे तो क्या आप जिससे कंपीट कर रहे थे आज वो आपका कल वो आपका पार्टनर बन जाएगा, तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए टाइम कम लगेगा। तो राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ अ कंपीटिंग विद ईच अदर। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनानी पड़ी, स्ट्रेटेजी कब नहीं बनानी पड़ेगी? जब जो भी मेरा राइवल है वो मेरे साथ ज्वाइन टुगेदर होता है, कोऑपरेट करता है इंस्टेड ऑफ अ कंपीटिंग विद ईच अदर। वर्टिकल इंटीग्रेशन कैन बी क्रिएटेड वेयर पार्टनर आर पार्ट ऑफ सप्लायर चेन। ठीक है, मैं एक और स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। अगर मैं जिस जगह पे खड़ा हूं आज, मुझे अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन में कर सकता हूं, यस, अगर मैं खड़ा हूं प्रोडक्ट सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं कोई प्रोडक्ट, अगर मैं रॉ मटेरियल वाले के पास अलायंस क्रिएट करूं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करूं, तो क्या मुझे वर्टिकल इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा? यस, वर्टिकल इंटीग्रेशन कैन बी क्रिएट व्हेन पार्टनर आर द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। अगर पार्टनर अगर सप्लाई चेन का पार्ट है तो हम वर्टिकल इंटीग्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऑल्सो बी यूजफुल, स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऑल्सो बी यूजफुल टू क्रिएट अ कंपिटिटिव एडवांटेजेस। देखो, ये क्रिएट करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बाय पुलिंग द रिसोर्सेज एंड स्किल। सारे रिसोर्स और स्किल को हम अगर एक जगह लाके खड़ा कर देंगे, राइवल का और अपना रिसोर्स एंड स्किल एक जगह पे लाके खड़ा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। और हेल्प विथ फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप अलायंस बनाओगे तो क्या फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी? यस। डेवलपमेंट होगा न्यू प्रोडक्ट का? यस। और टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी? यस। तो स्ट्रेटेजी के अंदर ये सारी बातें आती है जो स्ट्रेटेजिकल है। स्ट्रेटेजिकल हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमें न्यू प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजिकली हमें हमारे कंपटीटर से आगे रहने के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा न्यू प्रोडक्ट का और टेक्नोलॉजी का। Strategic may alliance may also help to use to get access to a new technology to pursue a joint research and development. Joint research और development में new technology के लिए भी strategic alliance होते हैं। ठीक है, political form with the local foreign business to gain an entry into the foreign market either because of a local। देखो, कई बार है ना स्ट्रेटेजिक अलायंस हम फॉर्म करते हैं लोकल फॉरेन बिजनेस के साथ। जैसे कि एग्जांपल लिया, स्टारबक्स को डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, लेकिन उसने टाटा ग्रुप के साथ है ना अपना अलायंस क्रिएट किया, तो क्या उसको जो हमारे पोर्श एरिया थे वहां पे उसको एंट्री इजीली मिल गई? यस, उसको एंट्री इजीली मिल गई। पहला क्यों? रतन टाटा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे किसी और कंट्री के अंदर अपना बिजनेस डेवलप करना है तो मैं क्या करूंगा, जो लोकल फॉरेन बिजनेस होगा उसके साथ गेन एंट्री टू द फॉरेन मार्केट इधर बिकॉज ऑफ अ लोकल प्रेजुडिस और लोकल बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, अगर कोई एंट्री बैरियर होगा तो उसको रिमूव करने के लिए मैं अलायंस क्रिएट करूंगा वहां के लोकल बिजनेस लोकल बिजनेस के साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इतना। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं फटाफट, 5 मिनट का काम है। डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेटेजिक अलायंस टू कम विद सम डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क। द मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग। स्ट्रेटेजिक अलायंस रिक्वायर टू शेयरिंग अ रिसोर्स, हमने ऊपर बात की, शेयर करना पड़ता है रिसोर्स एंड स्किल एंड प्रॉफिट। require a sharing of resource and profits and also sharing a knowledge and skill that otherwise organization may not like to share। ठीक है, कोको कोला बनाने की रेसिपी सिर्फ 2 जन को मालूम है और वो दोनों कभी ट्रैवल भी नहीं करते। ऐसा बीच में है ना इंस्टाग्राम पे सुना था, मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, बस ऐसा मैंने सुना है। तो ठीक है, जितना कितना सही है गलत है मुझे नहीं पता है, बट समझो अगर ये दोनों बंदे एक साथ किसी एक जगह पे जाए और ये कहीं पे अलायंस कर ले तो क्या इनको ये जो रेसिपी है कोको कोला की वो शेयर करनी पड़ेगी? यस, उनको ये कोको कोला की रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। तो
क्या बोल रहा है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में नॉट लाइक टू शेयर। अगर कोको कोला किसी के साथ फ्रेंचाइजी अलायंस में आता है और वो बोले नहीं तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा, तो वो क्या अलायंस में आएगा, 99% चांसेस है नहीं आएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में नॉट लाइक टू शेयर, जैसे कि नॉलेज एंड स्किल। देखो प्रॉफिट शेयर करने के लिए सब तैयार हो गए, रिसोर्स शेयर करने के लिए भी तैयार हो गए, बट जो मेरा पास नॉलेज है और वो जो स्किल है वो क्या मैं शेयर करूंगा, तो मैं क्या अपना ही दुश्मन खुद बनाऊंगा जब अलायंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो strategic alliance require to sharing of resources and profit, also sharing a knowledge and skill that otherwise organization may not like to share. Sharing knowledge and skill can be problematic. देखो वही लिखा है, sharing a knowledge and skill can be problematic if they involve a trade secret, जैसे कि कोको कोला की रेसिपी। agreement can execute it, agreement बनते can be executed to protect a trade secret, agreement बनते भाई प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड सीक्रेट को, बट they are only as good as the willingness of a party to abide by the agreement। जितनी मेरी आज मुझे कोई अपना सीक्रेट बता रहा है कि उसने 200 करोड़ या 300 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाया है, तो क्या वो सीक्रेट कब तक मेरे पास रहेगा, जब तक मेरी इच्छा है, जब तक मुझे किसी को नहीं बताना है तब तक। और जिस दिन मुझे नहीं बता, जिस दिन मेरी इच्छा मर गई उस दिन मैंने किसी को बता दिया भाई इसने ऐसे घपले करके ऐसे पैसे बनाए हैं। और द कोर्ट ऑफ विलिंगनेस टू इन्फोर्स देम, अगर कोर्ट इन्फोर्स कर दी तो बात ही अलग हो गई। ठीक है, स्ट्रेटेजिक में अलायंस में ऑल्सो क्रिएट अ पोटेंशियल कॉम्पिटिशन व्हेन अलाई बिकम एन ओपोनेंट इन द फ्यूचर व्हेन इट डिसाइड टू सेपरेट आउट। ठीक है, बहुत पॉइंट है, भर भर के 4 मार्क्स के लिए पूछना है, 3 मार्क्स के लिए पूछना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, भर भर के पॉइंट है यहाँ पे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग क्या क्या शेयर करते हैं, रिक्वायर शेयरिंग रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट, एंड ऑल्सो शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में नॉट लाइक टू शेयर। ठीक है, शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ दे इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट, agreement can execute it, agreement can execute it to protect a trade secret, but they are only as willingness good as the willingness of the party abide by the agreement or the court willingness to the enforce them. Create a potential competition, create a potential competition when ally become to opponent in future when it is decide to separate out. डन। तो डिसएडवांटेजेस ऊपर 3 से 4 मार्क्स पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जिट को छोड़ो, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम में जैन 26 में क्वेश्चन आ चुका है, उससे पहले सितंबर 26 में भी इसका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का एक आध क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे SA 501 ऑडिट में जैसे लगाव है लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट से ICI को, वैसे ही टर्न आउट स्ट्रेटेजी लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो लगाओ दिख ही रहा है मेरे को। आई थिंक सो लास्ट टाइम है ना, एक बार एक्शन प्लान पूछ लिया गया है और एक बार है ना ये नीचे वाला पूछ लिया। आई वांट टू सी, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ओके, लास्ट टाइम सितंबर वाले अटेम्प्ट में मर्जर पूछा गया था, डाइवर्समेंट पूछा गया था, टर्न अराउंड नहीं पूछा गया था। ठीक है, मतलब कि डाइवर्समेंट का पूछा गया था, रीजन ऑफ द डाइवर्समेंट ये वाला पूछा गया था, ये पूछा गया था सितंबर 25 में, और ये वाला पूछा गया है जैन 26 में। ठीक है, अब देखते हैं मई 26 में क्या बनता है। और उससे पहले वाले अटेम्प्ट में मर्जर पूछा गया सितंबर वाले में या उसके पहले वाले अटेम्प्ट में। ठीक है, तो यहां से अराउंड 10 से 12 मार्क्स का पूछा जा चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को तो सब करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जैन 26 में पूछा गया था इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, रिट्रेसमेंट में बी डन इधर इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, उस लाइन को जानने दो। फॉर इंटरनल रिट्रेसमेंट के बारे में कुछ बताया इन लोगों ने, नहीं बताया कथे। छोड़ दो, ये पूरी पहली लाइन छोड़ दो। यहाँ पे सर्टेन कंडीशन और इंडिकेटर विच पॉइंट आउट टू टर्न अराउंड इफ नीडेड इफ द कंपनी हैज टू सर्वाइव। ठीक है, टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। आप सीधे 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 जा रहे हो, बट आपको यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है कुछ गलत हो रहा है, मतलब कि आप यहाँ पे एट द एंड आ चुके हो, अब आपको हो रहा है यार कुछ गलत हो रहा है, तो आपके पास यहाँ एंड पे आने के बाद है ना कंपनी को या तो बंद कर दो या तो क्लोज कर दो पूरी की पूरी कंपनी को। ठीक है, या तो फिर है ना यहाँ एंड पे आने के बाद सोचो कि मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर सकता हूँ, कुछ चेंज कर सकता हूँ छोटा मोटा जिससे मैं सरवाइव कर पाऊं। तो आप क्या करोगे, यहां से यू टर्न लोगे, टर्न अराउंड।
ऐसे बना, इसका नाम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब टर्न अराउंड का मतलब क्या है, आपका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे, मतलब अब एट दी एंड आप सोच रहे हो कि मैं इसमें एक छोटा सा ऐसा चेंज कर दूं ना जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाऊं। तो सर्टेन कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन या कौन से इंडिकेटर विच पॉइंट आउट टू टर्न अराउंड इज नीडेड, ऐसी कौन सी सर्टेन कंडीशन है जहां पे आपको आके लगना चाहिए कि भाई मुझे टर्न अराउंड एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस आपका नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान रख के नेगेटिव कैश फ्लो को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, आपको पता चला मार्केट में आपके प्रोडक्ट और सर्विस का डिमांड नहीं है तो आपने प्रोडक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ये इंडिकेटर से मैं सॉल्यूशन भी साथ साथ में देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस चेंज करके आपका मार्केट शेयर इंक्रीज करने का ट्राई करो। डिटोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है। ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय और लो मोरल, ठीक है। जिस भी कंपनी में ओवर स्टाफिंग होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही स्टाफ है, या हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। ठीक है, अब ये हाई टर्नओवर एम्प्लॉय में आ रहा है जा रहा है में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय के पीछे 2 से 3 महीने लगते हैं उसकी ट्रेनिंग में। ऐसा कोई एम्प्लॉय आके सीख के निकल गया, तुम क्या करोगे, कुछ नहीं। हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय एंड लो मोरल, मतलब कि एम्प्लॉय के अंदर कुछ काम करने की ही इच्छा नहीं हो रही, तो इसी समय पे हमें टर्न अराउंड करने का ट्राई करना चाहिए, मिसमैनेजमेंट। तो दैट आर इंडिकेटर, ये 5-6 इंडिकेटर आपको दिखे आपके बिजनेस में, तो आपको है ना एक बार है ना टर्न अराउंड करना चाहिए। अब टर्न अराउंड कैसे करना है, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा है ना एक्शन प्लान बताया टर्न अराउंड के बारे में। इन्होंने बोला असेसमेंट करो करंट प्रॉब्लम का, पहले सोचो प्रॉब्लम क्या है। ऊपर ये 6 प्रॉब्लम ये है या इसके अलावा कोई, देखो इसके अलावा भी कोई इंडिकेटर हो सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, भाई नेगेटिव कैश फ्लो जा रहा है, या फिर ओवर स्टाफिंग हो रहा है, या हाई टर्न ओवर हो रहा है, या जो हमारा मैनेजमेंट है ना वो बरोबर नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। तो असेसमेंट ऑफ अ करंट प्रॉब्लम, देन एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। प्रॉब्लम ढूंढ लिया है, अब प्रॉब्लम के हिसाब से क्या सिचुएशन है अपना कंपनी का वो देखो, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक प्लान बना दो। उसके बाद क्या करो, इंप्लीमेंट करो इमरजेंसी एक्शन प्लान। जो भी आपने प्लान बनाया है वहां पे एक इमरजेंसी एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करो। ठीक है, देन रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस करो, पूरा बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करो, एंड देन रिटर्निंग टू नॉर्मल, बाद में नॉर्मल की तरफ आप बढ़ो। ये 5 स्टेज भी लिख दिए, 2 मार्क्स दे, अंदर का खुद पढ़ लेना, क्योंकि है ना Gen 26 में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी लग नहीं रही है पूछा जाए, आधा घंटा वेस्ट करना मुझे वर्थ नहीं लग रहा है। ठीक है, बट एक बार है ना ये पॉइंटर्स जो 5 स्टेज है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे और इसको लर्न करना पड़ेगा। एक बार आप रीड मान लेना, ठीक है, रीड मान लेना, 1-2 बार बहुत है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आर एस फॉलो। कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, याद रखना, एग्जाम में ना कंफ्यूज मत होना, हमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के 7-8 है। चेंज कर दो टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है, ऊपर जो बोला था ना वही, वहां पे मिसमैनेजमेंट था, यहाँ पे चेंज कर दो टॉप मैनेजमेंट को। इनिशिएटिंग करो क्रेडिबिलिटी एंड बिल्डिंग एक्शन। न्यूट्रलाइज करो एक्सटर्नल प्रेशर को, आपको अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करो। आइडेंटिफाई क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, हम जल्दी जल्दी सब कुछ पे कर डाले ना वैसे एक्टिविटी ढूंढो। क्विक कॉस्ट रिडक्शन, जो भी हमारा कॉस्ट है ना उसको कैसे हम रिडक्शन करें वो देखो। रेवेन्यू को जनरेट करना सीखो, रेवेन्यू जनरेशन करो। असेट को लिक्विड करो फॉर जनरेटिंग अ कैश, ऐसी असेट जो लिक्विडेशन कर सकते हैं ना वैसे लिक्विडेशन करके उसका जनरेट कर डालो कैश। बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये सब आप करो। जो हम ऊपर टर्न अराउंड की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना उसके साथ ये सब भी इंप्लीमेंट करो। टॉप मैनेजमेंट चेंज कर डालो, न्यूट्रलाइज करो एक्सटर्नल प्रेशर को, आइडेंटिफाई करो क्विक पे ऑफ को, क्विक कॉस्ट रिडक्शन करो, रेवेन्यू को जनरेट करो, असेट लिक्विडेशन फॉर जनरेटिंग कैश करो, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन करो। तो ये है डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी। मैंने क्या बोला, बिजनेस आगे गए एंड पे पहुंचे, या तो टर्न आउट करो या तो बंद करो। बंद को क्या बोलते हैं, डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी। डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और एसबीयू। मतलब कि टाटा के अंडर में हजारों बिजनेस है, हजारों बिजनेस में कोई एक बिजनेस
कोई एक बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो या तो उसे सेल कर डालो, ठीक है। तो सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन, जो डिवीजन आपका सबसे ज्यादा मेजर डिवीजन मतलब कि टाटा ग्रुप के अंदर कोई ऐसा डिवीजन ही है जो लॉस कर रहा है, वो मेजर डिवीजन को सेल कर डालो, और अ प्रॉफिट सेंटर और एसबीयू, ठीक है। तो ये है सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ अ बिजनेस or a major division or a profit center or SBU. Divestment is usually a part of rehabilitation or restructuring plan. इसको restructuring plan भी बोला जाता है। And it adopt when turnaround has been attempted. ये कब होगा? जब turnaround एक बार attempt हो चुका है, turnaround हो जाएगा उसके बाद ही हम divest करेंगे, ठीक है। But has provide unsuccessful, ठीक है। आपने turnaround implement किया, unsuccessful रहा, इसलिए आप डाइवर्समेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ओके, अब वेरियस रीजन, कौन कौन से रीजन है टर्न अराउंड करने के? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, ठीक है। वहां पे जो पढ़ा था ना वही परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। देन बिजनेस हैड बीन एक्वायर्ड, बिजनेस आपने कोई खरीदा, प्रूवन टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी। आपने कोई बिजनेस खरीदा, एक्वायर किया, बट वो मिसमैच हो गया है आपके बिजनेस के साथ, या फिर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है ढंग से। फिर बेटर अल्टरनेटिव में बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आप एक कंपनी जो लॉस कर रही है उसके अंदर 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए डाल रहे हो, उससे अच्छा मेरे पास इन्वेस्टमेंट का एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और एक अटेम्प्ट में, मतलब कि सितंबर 25 अटेम्प्ट में है ना, ये इतनी लाइन लिख के ना एक्सप्लेन करने को बोल दिया था, मतलब कि अंदर बहुत कुछ लिखा था एंड लास्ट में एक्सप्लेन करने को लिखा था। तो आपको क्या करना था, ये वाला पॉइंट शायद तक लिखने थे, ये सितंबर की बात या उससे पहले की किसी एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, तो ये बाकी के पॉइंट लिख के 5 मार्क्स लिखे आने थे, ठीक है। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ठीक है। बेटर अल्टरनेटिव में बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन सेवरिलिटी ऑफ कंपटीशन एंड इनएबिलिटी ऑफ फर्म टू कॉप, ये वाला छोड़ो, ये वाला इनएबिलिटी ऑफ फर्म टू कॉप विद मे कोर्स टू डाइवर्सिफाई, फर्म की ही इनएबिलिटी है। नॉट पॉसिबल फॉर अ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है। देखो बिजनेस जो एक्वायर किया, प्रूवन विद टू अ मिसमैच और कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी, persistent negative cash flow, inability of a firm to cope up, it may cause to be diversified, not possible for a technology upgradation, better alternative may be available for investment, ठीक है। डाइवेस्टमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करोगे चलेगा, मैं फटाफट पढ़ देता हूं। सेल आउट ऑफ अ सम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। पहला कैरेक्टर सेल आउट कर रहे हो आप कुछ बिजनेस को, या तो फिर डाइवेस्टमेंट इज रिव्यू एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच, ठीक है। मत करो चलेगा, मैं मना ही कर रहा हूं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछ सकते। मेजर रीजन फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, रिट्रेसमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आपने जो भी पढ़ी ना, उसके मेजर रीजन क्या है? तो यही मेजर रीजन है। क्या है? सबसे पहला, हम टर्न अराउंड कर रहे हैं तो persistent negative cash flow from a particular business, ठीक है। persistent negative cash flow, severity of competition and inability of firm to cope up with it may cause to divest। देखो दोनों के रीजन सेम ही होंगे, डाइवर्समेंट के या इसके। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड टू बिजनेस सर्वाइव बट it is not possible for the firm to invest in it, better alternative may be available for investment, ठीक है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 4 ऊपर जैसे ही है सेम टू सेम। business had acquired and proven to be mismatch and cannot be integrated with the company, ठीक है। तो जितने डाइवर्समेंट के रीजन थे वही टर्न अराउंड या रिट्रेसमेंट में आएंगे, ठीक है। अब दो एडिशनल कौन से? मैनेजमेंट नो लॉन्गर विश टू रिमेन इन बिजनेस ईदर पार्टली और वुल्ली ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस एंड अनअवेलेबिलिटी। जो हमारा मैनेजमेंट है ना, वो नहीं चाहता है इस बिजनेस में रहने के लिए, ठीक है। एंड मैनेजमेंट फील्स दैट बिजनेस कुड बी मेड अ विजिबल बाय डाइवर्सिंग सम ऑफ द एक्टिविटी। या तो मैनेजमेंट नहीं चाहता है, या तो मैनेजमेंट क्या चाहता है, भाई कुछ पार्ट इसका है ना, हम डाइवर्स कर दे जिससे हमारा एक्टिविटी बढ़ा सके, ठीक है।
तो ये है रिट्रेसमेंट, टर्न अराउंड, डाइवर्समेंट, सब खत्म हो गया। 1 घंटा बोला था, 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। डन।